हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक खेवाल वेदांत आईएएस एकेडमी के साथ आज आपके साथ शुरू कर रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड इकोनॉमिक्स की क्लास। और ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो, डिफेंस के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, या फिर नए आने वाले जो एग्जाम है CUET जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है 12th तक लेवल का, उसमें भी एनसीईआरटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट्स हम नहीं लेंगे और एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से है, हम समझ के चलेंगे। उसके बाद हम फिर स्टैंडर्ड बुक के साथ चलेंगे, स्टैंडर्ड बुक के बाद हम टेस्ट सीरीज वगैरह उसके बाद फोकस कर सकते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसे इजीली कवर कर पाएंगे। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी सीरीज। ये हम अलग अलग चैप्टर के हिसाब से अलग अलग क्लासेस में शुरू करेंगे। 9 से लेकर 12 तक हम चलेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया जो कॉन्सेप्ट है हम इसमें कवर करते चलेंगे। और आपको मजा आने वाला है। इकोनॉमिक्स जो कि बहुत हार्ड बच्चों को जनरली लगता है, बट इकोनॉमिक्स इतना हार्ड है नहीं। आप मेरे साथ चलिए, मैं विवेक खेवाल आपको इतने इजीली तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे आपको इकोनॉमिक्स में एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मास्टर आप अपने आप को समझेंगे और इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज भी होते हैं उनको आप आसानी से कवर कर पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है, हम उससे शुरुआत करेंगे। पहला हमारा चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। यहाँ से हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट निकलेंगे। एनसीईआरटी की एक विशेषता ये है कि एनसीईआरटी हमेशा स्टोरीज में डील करती है और स्टोरीज के साथ साथ आपको समझाते हुए चलते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे कि हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आप कह सकते हैं कि उसको समझाती है, और इसी तरीके से एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है हम समझते चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। द पर्पज ऑफ स्टोरी is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through the story of hypothetical village called Palampur. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है। यहाँ पे कोई एक विलेज है पालमपुर, आइडियल एक एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर, उसकी एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है। उसी के हिसाब से हम आगे चलेंगे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझते हुए। पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ से देखेंगे पढ़ते हुए स्टोरी को। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। अब जैसे कि देख सकते हैं कि फार्मिंग पालमपुर की मेन एक्टिविटी है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे एक एक्टिविटीज है, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। एक लिमिटेड स्केल में पालमपुर में ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत भी पड़ेगी हमें। तो जो रिसोर्सेज है वो कैसे हो सकते हैं? रिसोर्सेज हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि वाटर, लैंड, सोइल एसेट्रा, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। मैन मेड आइटम्स जैसे कोई मशीन वगैरह, ये सब मैन मेड आइटम्स है, ये भी एक रिसोर्स है हमारे पास। ह्यूमन एफर्ट्स, लेबर, कोई भी लेबर होगा तो वो ह्यूमन एफर्ट्स है। और मनी। तो इससे हमें ये समझाना चाह रहा है कि हमारे अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्शन है उसमें हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत हमें पड़ेगी, और इन रिसोर्सेज के लिए हमें किस किस पर्टिकुलर आइटम की जरूरत है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। इसका मतलब कहने का ये है कि अब हम ये समझेंगे कि जो अलग अलग जो प्रोडक्ट है हम बना रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए। हम आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। जैसे कि आप एक पिक्चर देख सकते हैं, पालमपुर विलेज की एक पिक्चर इसमें दी गई है। उसमें ब्लैक कार्ट है, ट्रैक्टर है, ये सब इस चीज से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक विलेज की जो एक विलेज का बैकग्राउंड है वो कैसा होता होगा जनरली, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। तो आप देख सकते हैं सीन ऑफ विलेज यहाँ पे। अब इंट्रोडक्शन, पालमपुर कैसा एक विलेज है, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज होती है, उसी चीज से हम समझेंगे कि प्रोडक्शन का क्या रोल है, विलेज का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है। पालमपुर पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। ये एक गांव और शहरों से जुड़ा हुआ गांव है। रायगंज जो है, रायगंज यहाँ पे सबसे बड़ा विलेज है जो कि 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड, ऑल वेदर रोड भी यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब रोड की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि कनेक्शन, जब रोड ट्रांसपोर्ट होगा तभी हमारा जो इकोनॉमी एक्टिविटी है वो पॉसिबल है। विद द विलेज टू रायगंज, रायगंज से कनेक्टेड है। और फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टाउन, जो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टाउन है यहाँ का वो है शाहपुर। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts. Many kind of transport यहाँ पे है, bullock carts है, टोंगास है, बुगीज है, जो कि वुडन कार्ट, जो आपने देखा होगा गांव में अक्सर कि
वुडन कार्ड्स होती हैं जो जनरली भैंसों के द्वारा या मतलब सांड के द्वारा वो खींची जाती है। और ये किस चीज के लिए यूज की जाती है? जगरी, जगरी मतलब गुड और अदर कमोडिटीज, कुछ और कमोडिटीज है उनके लिए यूज की जाती है, उनको ले जाने के लिए शहर में व्हीकल थ्रू। और अदर जो कमोडिटी जो मोटर व्हीकल जो है अलग अलग, यहाँ पे मोटरसाइकिल्स हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं, ये हमारे पास है जो ब्लॉक कार्ड्स वगैरह है, और ये हमारे पास जो मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर और ट्रक्स एक्सेट्रा। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिली। इस विलेज में 450 फैमिली है, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट की। यहाँ पे सेक्शन दिखाया गया है कि सोसाइटी की कितनी एक वैरायटी है सोसाइटी में। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज, 80 इसमें अपर कास्ट फैमिलीज है जिसके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड। अब जनरली क्या ये एक दिखाना चाह रहा है कि सोसाइटी की जो पिक्चर है कि सोसाइटी में जनरली जो अपर कास्ट है उसके पास लैंड होल्डिंग्स ज्यादा है। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनके घर भी बड़े हैं, मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स से बने हुए हैं, और सीमेंट की प्लास्टर है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका सोशल स्टेटस कैसा होगा, जो यहाँ की जो अपर कास्ट है जिनके पास ज्यादातर लैंड होल्डिंग्स भी है। एससीज यानी कि दलित कंप्राइज 1/3 जो पॉपुलेशन है यहाँ की इस गांव की वो दलित कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, और उनके पास जो विलेज में एक कॉर्नर, मतलब पूरे के पूरे विलेज में वो एक कॉर्नर पे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में, उसमें गांव की अगर हम बात करें तो एक कॉर्नर में उनको रखा गया है। तो इसलिए एक सोशल स्टेटस के बारे में हमें बताना चाह रहा है। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज ऑफ सम व्हिच आर मॉडर्न स्ट्रो, उनके जो घर है वो गारे की मिट्टी के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन सभी घरों में है, ज्यादातर घरों में है। इलेक्ट्रिसिटी पावर वो किस चीज के लिए जनरली यूज की जाती है? वहाँ पे ट्यूबवेल्स में, फील्ड्स के लिए, जो खेतों में जो ट्यूबवेल लगी हुई है उनके लिए, और स्मॉल बिजनेसेस जो स्मॉल स्केल बिजनेस वहाँ पे ऑपरेट होता है गाँव में उनके लिए। पालमपुर इज 2 प्राइमरी स्कूल, 2 प्राइमरी मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, मतलब कि एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है उसका वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, मतलब एक सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी यहाँ पे है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी जो बीमार लोगों का इलाज करती है उन प्राइवेट भी है। मतलब यहाँ पे हेल्थ का जो है एक मिला जुला संगम है, सरकारी और प्राइवेट का। प्राइमरी स्कूल भी है, हाई स्कूल, मतलब एजुकेशन हम इससे कह सकते हैं कि एजुकेशन का और हेल्थ का यहाँ पे बेसिक सिस्टम है, हाई लेवल की नहीं है बट बेसिक है। The description above shows that पालमपुर has fairly well developed। अब जैसे कि हम बता रहे थे कि पालमपुर के पास वेल डेवलप्ड क्या है, सिस्टम ऑफ रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन सिस्टम है ट्यूबवेल के थ्रू, स्कूल्स है और हेल्थ सेंटर है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद, अब आप अपने गांव से इसको कंपेयर कीजिए तो आप देखेंगे कि आपके गांव में किस किस चीज की कमी है। ये एक बेसिक नेसेसिटीज है इकोनॉमी को रन करने के लिए कि ये चीज होनी चाहिए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज एन इमेजिनरी, एक इमेजिनरी विलेज है, जैसे मैं आपको बता दूं हाइपोथेटिकल है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी जो कि गांव में हो रही है उसको देखेंगे हम इन विलेज अक्रॉस इंडिया। फार्मिंग, अब जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी रूरल इंडिया है, रूरल इंडिया का मोस्टली जो काम है उनका वो फार्मिंग पे डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे भी ऐसा बताया गया कि ज्यादातर गांव जो इंडिया के हैं वहां पे फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो वहां पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, जो अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी है उनको हम बोलते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जिसमें क्या क्या है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में गुड़ बनाना हो सकता है, उसमें कुछ और आइटम्स जैसे घर में जो गांव के लोग बनाते हैं जनरली, पोर्टर्स है, कुम्हार वगैरह जो बनाते हैं हथकरघा के जो का ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जैसे टोंगा, बुलक कार्ट वगैरह, शॉपकीपर भी है वहां पे। तो इस तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी उस गांव में है। We shall take a look at both these activities and after learning a few general things about the production, फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन, पहले हम एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन का एम क्या है, क्यों हम प्रोडक्शन करते हैं? एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये 2 वर्ड बड़े कीवर्ड्स हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड वगैरह, जो गुड जगह गांव में बन रही है, कार बनती है, मतलब उसके बाद जितने भी हम कंजम्पशन का मटेरियल है, जैसे कि चावल पैकेट में बन के आए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ कुछ भी, तो ये सब हमारी गुड्स है। और सर्विसेज क्या है, जैसे डॉक्टर हमारा चेकअप कर रहा है, एजुकेशन हम ले रहे हैं, ये सर्विसेज के पार्ट है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सर्विसेज का पार्ट है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स, किसी भी प्रोडक्शन के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स है, मेन 4 रिक्वायरमेंट्स। और ये मेन 4 रिक्वायरमेंट्स क्या है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल
सबसे पहले जरूरत है हमें लैंड की। लैंड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, पानी, जंगल और मिनरल, इनकी भी हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? लैंड से आएगा, वाटर से आएगा, फॉरेस्ट से आएगा, मिनरल से आएगा। मिनरल से जैसे आयरन और कोल, ये सब हमारे मिनरल से आता है। फॉरेस्ट से वुड वगैरह ये सब रॉ मटेरियल है, तो ये यहाँ से आता है। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है लेबर की प्रोडक्शन में, क्योंकि कोई ना कोई हमें लेबर भी चाहिएगा, ह्यूमन पावर जो उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी, वो लेबर की जरूरत है। तो वो पीपल जो है, जो लोग हैं, वो वहां पे काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। मतलब क्या है कि कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी तो है जिसमें स्किल की ज्यादा जरूरत नहीं होती, जैसे कि कोई डेली मजदूरी का काम है, बट कुछ प्रोडक्शन डिमांड करती है स्किलफुल लेबर्स की, जैसे किसी स्पेसिफिक मशीन पे जो काम होते हैं वो सब स्किलफुल लेबर्स का यूज करती है। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर कैन डू मैनुअल वर्क। मैनुअल मतलब शारीरिक वर्क, जैसे खुदाई वगैरह, लेबर का जो काम है वो सब काम करने के लिए मैनुअल वर्क इसको बोलते हैं। ईच वर्कर प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारे पास फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है कि पैसा, हाथ में आपके पैसा होना चाहिए तभी आप काम करेंगे। और फिजिकल कैपिटल के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। द वैरायटी ऑफ इनपुट, जो हम इनपुट उस प्रोडक्शन के लिए देते हैं एवरी स्टेज पे। इनपुट क्या हो सकता है? जैसे मशीन हो सकती है, वो भी एक कैपिटल है। उसके बाद हमारे पास जो पैसा है लेबर को चार्ज वेज देने के लिए, वो भी एक कैपिटल के थ्रू आता है। लैंड जो हमने ओन की है उसका रेंट हम पेड करेंगे, वो भी कैपिटल से पेड करेंगे। तो व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? तो पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल कैपिटल के अंदर आता क्या क्या है। सबसे पहले इसमें टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स। जैसा आपके पास कुछ टूल होंगे, जैसे कुम्हार के पास टूल होते हैं, मशीन्स होती है। आप अगर वेल्डिंग वाले हो तो वेल्डिंग की मशीन्स, कुछ प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो उसके लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। और बिल्डिंग, कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा किया तो वो भी आपकी कैपिटल में है। टूल्स, मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल। वेरी सिंपल टूल से जैसे कि फार्मर का हो सकता है, कोई फावड़ा हो सकता है, उसका हल हो सकता है उसका, और उस फार्मर के प्रो से लेके सोफिस्टिकेटेड मशीन जैसे जनरेटर, टर्बाइंस, जनरेटर और टर्बाइन जैसे बिजली बनाने के लिए, कंप्यूटर्स, डाटा को यूज करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए टूल्स। मशीन बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी इयर्स। और ये चीज दे सकते हैं कि टूल्स, मशीन ये ऐसी कैपिटल है जिसको हम बहुत समय तक यूज करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ऐसी कैपिटल, ऐसी एक पूंजी जो कि काफी दिनों तक हमारे साथ रहे और हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करे। रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड। अगली जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, हम यहां से देख सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है हमारे पास, अब रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? जैसे जगरी गुड़ बनाने के लिए गन्ना हो सकता है, और कुछ और प्रोडक्ट बनाने के लिए बिजली का कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है, गिलास का यूज हो सकता है, गिलास में सैंड का रॉ मटेरियल हो सकता है। तो मनी इन हैंड किसके लिए? कि जैसे वेज अगर देना पड़ेगा आपको किसी लेबर को, या फिर कोई रॉ मटेरियल आपको खरीद के लाना पड़ रहा है तो उसके लिए भी आपको। तो ये जो कैपिटल है जो हमारे पास टिकने वाली नहीं है, बल्कि एकदम यूज होने वाली है, रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होगी। तो इसलिए इस तरह की कैपिटल को प्रोडक्शन रिक्वायर्स वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। जैसे कि यार्न क्या होता है? रेशे, जो कॉटन के रेशे हैं, वीवर्स के लिए जो बुनकर है उनको चाहिए, क्ले चाहिए, गारा चाहिए, किसके लिए? पोटर के लिए, कुम्हार जो होते हैं हमारे, उनको क्ले चाहिए। और सम मनी क्या है? कुछ रुपए हमें किसके लिए चाहिए? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स किसकी? लेबर्स की पेमेंट्स। एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स, और कुछ अगर आइटम है जैसे पैकिंग का वो मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी। रॉ मटेरियल मनी इन हैंड कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। थ्रू द प्रोडक्शन अगर कोई कैपिटल हमारी यूज हो रही है तो उसको बोले वर्किंग कैपिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी आगे आपको डिफरेंस करने के लिए वर्किंग कैपिटल क्या है और फिक्स कैपिटल क्या है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि फिक्स कैपिटल वो है जो हमारे पास काफी दिन तक रुकती है, काफी टाइम तक रुकती है, और वर्किंग कैपिटल जो कैपिटल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन हमें चाहिए वो कैपिटल है वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग, दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन के दौरान जो यूज होती है। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारी, एक फोर्थ, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज to be able to put together land, labor, physical capital, produce and output, either use yourself or sell in market. अब एंटरप्राइज क्या? एक कंपनी हो सकती है, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है जो रिस्क ले रहा है, एक बिजनेसमैन हो सकता है, वो सब क्योंकि उसके पास नॉलेज है उस फील्ड में, उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे कि ये जो चौथा है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात करें तो चार इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है प्रोडक्शन के, वो क्या क्या हुए? एक तो हुए हमारे पास लैंड,
दूसरा लेबर, तीसरा रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है हमारे पास, और चौथा ये जो मतलब इस रॉ मटेरियल को हम कैपिटल के अंदर इंक्लूड करेंगे कि कैपिटल जो भी दो प्रकार की है हमारी, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल, और चौथा है एंटरप्राइज। तो चार फैक्टर है प्रोडक्शन के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी फैक्ट्री की फोटो दी गई है, पिक्चर एक फैक्ट्री की है, इसमें लेबर काम कर रहे हैं और ये शायद कॉटन की फैक्ट्री है या फिर किसी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है जिसमें मजदूर लोग काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं फैक्ट्री। तो कैपिटल क्या है, एक जो इस चौथी जो कैपिटल है जो एंटरप्राइज वाली, इस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब ऐसी एक कैपिटल जिसमें नॉलेज की जरूरत पड़े। आगे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कैसे किया जाता है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट भी आपने पढ़ा हुआ। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। अब पिक्चर के पास अगर हम देखें तो लैंड तो ये है ही कि भाई इस लैंड पे काम हो रहा है। अब जो लेबर है, लेबर ये अंकल जो है ये लेबर का काम कर रहे हैं। और फिक्स कैपिटल क्या है हमारे पास, ये जो मशीन वगैरह जो लगी हुई है यहाँ पे, सीविंग मशीन हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, तो ये जो कैपिटल है ये हमारी फिक्स कैपिटल है इन प्रोडक्शन। फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स, ये फैक्ट्री है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग, कोई भी प्रोडक्शन हो तो उसे उसके पास कंबाइन करने के मतलब क्या चीज कंबाइन करके एक प्रोडक्शन बनती है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, चारों चीजें कंबाइन हो जाए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to physical capital as capital in this chapter. हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं सबसे पहला फैक्टर हम देखेंगे कि लैंड बताया था प्रोडक्शन का फैक्टर, तो उस लैंड के बारे में हम बात करेंगे। फार्मिंग इन पालमपुर। तो लैंड जो है, लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो फिक्स है, वो ना तो बढ़ सकता, अगर हम उसका डिवाइड करें तो घट तो सकता है पर बढ़ नहीं सकता वो लैंड जो है। तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। फार्मिंग पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। इतना बड़ा संख्या एक गांव का 75% किस पे डिपेंड है, फार्मिंग पे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पूरी इंडिया की बात करें, ओवरऑल इंडिया की बात, तो मोर देन 50% आज भी फार्मिंग या फार्मिंग से जुड़ी हुई एक्टिविटीज पे डिपेंड करते हैं। दे कुड बी फार्मर्स, या तो फार्मर्स हो सकते हैं या फार्मर लेबर हो सकते हैं। जो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं वो फार्मर है, किसान है, या फिर खेती किसानी करने वाले जो खेत में जो काम करते हैं वो मजदूर हो सकते हैं। द वेलबींग ऑफ दिस पीपल आर क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स। ये इसका जो फार्म्स में जो प्रोडक्शन होता है उस पर उनका वेलबींग डिपेंड करता है। But remember, there is a basic constant in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. अब जो मैं बात बता रहा था आपको कि लैंड एरिया जो है कल्टीवेशन का वो प्रैक्टिकली फिक्स होता है। Since 1916 पालमपुर there has been no exception in land area under agriculture. हम आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अंडर कल्टीवेशन जो है हमारे यहाँ, वो लैंड जो है वो यूजुअली फिक्स होती है। By then some of the wasteland। अब हम क्या करेंगे कि लैंड को अगर बढ़ाना है तो कुछ वेस्ट लैंड भी हमारे पास होगी, तो उस वेस्ट लैंड को हम कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू या कोई फार्मिंग की प्रैक्टिस करके, तो हम जो वेस्ट लैंड है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने से क्या फायदा होगा कि हमारे पास लैंड की जो कल्टीवेबल लैंड है उसका एरिया बढ़ जाएगा। देयर एक्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। अब उसमें क्या है, फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग मतलब कोई मेथड नहीं था। अगर हम खाली लैंड की बात करें तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, अब आप देखेंगे मेजरिंग लैंड को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हेक्टेयर है। बट कभी कभी हम क्या बोलते हैं गांव में, आपने जनरली सुना होगा बीघा, किसी जगह बोलते हैं गुंठा। 1 हेक्टेयर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। तो ये 1 हेक्टेयर के जो अगर पैमाना ले तो एक साइड उसकी कितनी होनी चाहिए, 100 स्क्वायर ऑफ 100 मीटर। तो इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। उसी लैंड से सेम लैंड है, लैंड फिक्स है, उसी के साथ अगर हम प्रोडक्शन को ज्यादा करें तो क्या कोई तरीका है, आइए जानते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जब हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये दोआब रीजन है, गंगा और यमुना के बीच का भाग। ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। आइडल का मतलब है खाली नहीं छोड़ी गई, वेस्ट लैंड की तरह नहीं छोड़ी गई, सभी लैंड वहां पे कल्टीवेबल है।
ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रेनी सीजन, जो रेनी सीजन है जिसको हम खरीफ सीजन भी बोलते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे क्या उगाए जाते हैं, जवार। दिस प्लांट्स आर यूज है कैटल फीड, मतलब कैटल फीड जवार और बाजरा दो चीज हम उगाते हैं, ये कैटल फीड के लिए यूज होते हैं। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, फिर आलू का प्रोडक्शन किया जाता है अक्टूबर और दिसंबर में। इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन मतलब रबी का सीजन, यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, क्या क्या उगाया जाता है, व्हीट, व्हीट का कल्टीवेशन होता है। अब यहां से हम पढ़ेंगे व्हीट का कल्टीवेशन। हम फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस फार्मर कीप्स एनफ व्हीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन, कुछ उसमें व्हीट प्रोडक्शन से कुछ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रख लेता है, और कुछ जो सरप्लस है, सरप्लस व्हीट वो कहाँ बेच देता है, रायगंज में। रायगंज जो कि मार्केट है, नजदीकी मार्केट है पालमपुर की। अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, शुगर केन जो है वो सीजनल क्रॉप नहीं है, वो क्या है, ईयरली क्रॉप, आपको बता दें ईयरली क्रॉप है। अब देखो कि ये, अब ये देखने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है कि पालमपुर के जो लोग हैं वो अपनी लैंड पे क्या क्या उगा रहे हैं, वो रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा उगा रहे हैं, विंटर सीजन में वो व्हीट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, बीच में अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर नवंबर वो आलू की प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ईयरली क्रॉप उनके पास शुगर केन भी है। शुगर केन इन इट्स रो फॉर्म और जगरी, दोनों ही तरीके से उसका यूज किया जाता है, रो फॉर्म में भी बेच सकते हैं और उसको गुड़ बना के बेच सकते हैं। मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ सीजन ड्यू टू वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। ज्यादातर भारत में इरिगेशन सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं है, तो वहां पे जो एग्रीकल्चर जो हमारी है वो है मानसून डिपेंडेंट, तो जब बारिश होगी तभी वहां पे एग्रीकल्चर होगी। बट पालमपुर में वेल डेवलप्ड इरिगेटेड एरिया है, ट्यूबवेल है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, तो यहाँ पे मल्टीपल क्रॉप्स ले सकते हैं एक साल में। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी जल्दी आ गई थी। मेजर इंपैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का सिस्टम जो ट्रांसफॉर्म हुआ उसका सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रिसिटी का जल्दी आना। पर्शियन व्हील, वहां पे पहले पर्शियन व्हील होती थी, जिसको हम गांव देहात की भाषा में जो वहां पे जो एक चक्का होता था, चक्का के साथ जो हम इरिगेशन करते थे, वो बुला कार्ड जो बैल होते थे, बैल के थ्रू हम इरिगेशन करते थे। बट जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो हमारे पास ट्यूबवेल आ गए, तो इरिगेशन और अच्छा हो गया। तो स्मॉल फील्ड्स को भी इरिगेट करने के लिए हमारे पास एक साधन है। पीपल सो दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्यूबवेल कुड इरिगेट मच मोर, मतलब वो ज्यादा इरिगेट कर सकते हैं बजाय जो ट्रेडिशनल हमारे पास जो प्रैक्टिस थी पर्शियन व्हील के थ्रू। इन्होंने इसमें कहा कि लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, अब जो ट्यूबवेल के थ्रू हम लार्जर एरिया को इफेक्टिवली इरिगेट कर सकते हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, पहले कुछ जो ट्यूबवेल थी वो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल की गई, उसके बाद प्राइवेट ट्यूबवेल जो किसानों ने अपने पैसों से वहां पे लगाई। मिड 1970s तक एंटायर कल्टीवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड, मतलब वहां पे पालमपुर में जो इरिगेटेड एरिया था वो था 200 हेक्टेयर कल्टीवेटेड जो एरिया था, और सभी का सभी कल्टीवेटेड एरिया आज इरिगेटेड है ट्यूबवेल के थ्रू, और मल्टीपल क्रॉप्स ले रहे हैं। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच लेवल्स ऑफ इरिगेशन, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि सभी गांव के, मतलब जो देश में हमारे सभी गांव है वो इतने इरिगेटेड नहीं है, वहां पे इतनी ट्यूबवेल की फैसिलिटी नहीं है। वो गांव, बहुत सारे उसमें गांव है जो रेनी सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिवरिंग प्लान्स, जो रिवरिंग प्लेन्स है जहाँ पे नदियां बहती है, कोस्टल रीजन्स जो कि हमारे समुद्र के तटीय इलाके हैं, और इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड, ये सब वेल इरिगेटेड है। इन कंट्रास्ट प्लेटू जो रीजन, पठारी रीजन जो है, डेकर प्लेटू जैसे हमारा हो गया, तो उसमें लो लेवल ऑफ इरिगेशन है। ऑफ टोटल कल्टीवेशन एरिया इन द कंट्री a little less than 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे देश में 40% से भी कम एरिया जो है वो इरिगेटेड है अभी भी, मतलब 60% जो एरिया है वो रेन डिपेंडेंट, हमारे जो कल्टीवेटेड एरिया है वो रेन डिपेंडेंट है। इन रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात जानने वाली है कि जहाँ पे रेनफॉल है वहां पे हम, हमारे पास जो रेनफॉल से डिपेंडेंट है वहां पे इरिगेशन इतना अच्छा नहीं है, और इसलिए हम मल्टीपल क्रॉप्स नहीं दे सकते, प्रोडक्शन भी कम है। बट जहाँ पे वेल इरिगेटेड एरिया है ट्यूबवेल्स के थ्रू, वहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के थ्रू वहाँ की इनकम लेवल, वहाँ का सोशल स्टेटस, हर एक चीज, इकोनॉमी, जीडीपी वगैरह, ये सब बहुत डिपेंड करती है फार्मिंग, क्योंकि हमारे देश में आज भी मोर देन 50% लोग एग्रीकल्चर डिपेंड करते हैं। और एग्रीकल्चर, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 16% कंट्रीब्यूट करती है हमारी जीडीपी में, तो एक बड़ा मार्जिन है, ये इतना नहीं है। सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा करता है, बट इसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं वो मोर देन 50% है, उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज से।
टू ग्रो मोर देन 1 crop, एक क्रॉप, एक मतलब एक पीस ऑफ लैंड में एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप उगाने को क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। इसको ध्यान देने वाली बात है कि मल्टीपल क्रॉपिंग हम किसको बोलते हैं? जब हम एक साल में एक ही लैंड पर 3-4 फसल लें। दो फसल जनरली लेते हैं लोग, पर किसी किसी जगह जैसे वेस्टर्न यूपी का पार्ट है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पे 3 से 4 फसल तक भी लोग लेते हैं, फार्मर्स वहां के लेते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ये एक साधारण तरीका है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का, क्योंकि हम एक साल में कई सारी फसल ले रहे हैं। All farmers in पालनपुर grows at least 2 main crops, मतलब कि कम से कम 2 क्रॉप तो पालनपुर में उगाते ही हैं। Many are growing potato as their third crop, तो तीसरी क्रॉप भी पोटैटो कुछ लोग उगाते हैं। In the past 15 to 20 years। आगे चलते हैं हम। अब हम ये देखेंगे कि इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, कि क्या इरिगेशन के अंदर जो मतलब जो हमारा एरिया है वो अंडर इरिगेशन वो बढ़ाना जरूरी है? जरूरी क्यों है? वो जरूरी है इसलिए क्योंकि हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज अगर करना है सिंपल तरीके से, क्योंकि लैंड जो है, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास है, तो लैंड में अगर हम मल्टीपल क्रॉप लेंगे तो प्रोडक्शन हमारा यूजुअली इंक्रीज होगा। अब यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालनपुर, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं अपने आप, जो आपने बुक लेके आप बैठे होंगे उसमें एक्टिविटी कीजिएगा। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और आप हमें डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ये आप देखिए कि मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड्स हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या मेथड्स हमारे पास है। एक तो HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ये हमारे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के तरीके। ग्रीन रिवोल्यूशन, जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन था उसका सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो था HYV सीड्स। जनरली 3-4 क्रॉप्स के लिए दिए गए थे, बट व्हीट इसमें सबसे ज्यादा ग्रो किया। फार्म मशीनरीज है, ट्रैक्टर्स हुआ, थ्रेसर्स हुआ, उसके अलावा जो मशीनरीज है, डीजल, क्योंकि मशीन चलाने के लिए डीजल की जरूरत है हमारे पास। कैनाल सिस्टम राजस्थान तक हमारे पास इंदिरा कैनाल पहुंची, तो इरिगेशन में हमारी बड़ी हेल्प हुई उससे। इरिगेशन सिस्टम कैनाल्स के थ्रू, पंप सेट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी डैम्स के थ्रू, और पेस्टिसाइड से हमारा क्या हुआ, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर यूज करके प्रोडक्शन हमने इंक्रीज की। तो ये वे मेथड्स हैं जिसके थ्रू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं जिसके थ्रू प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। आगे चलते हैं। हाई वैरायटी, हाई यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ HYV, मतलब ये प्रोडक्शन यील्ड अगर हमें पैदावार अगर हमें ज्यादा करनी थी तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन था कॉम्बिनेशन। किसको कॉम्बिनेशन था? मॉडर्न फार्मिंग जो एक्टिविटीज है वो क्या क्या है? HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड, इसको हम बोलेंगे हाई यील्ड वैरायटी सीड। जो हमारा ICAR है, आपने सुना होगा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस इंस्टीट्यूट का बड़ा हाथ है हाई यील्ड वैरायटी सीड को प्रोड्यूस करने में, और ग्रीन रिवॉल्यूशन में ICAR ने एक बड़ा रोल प्ले किया हाई यील्ड वैरायटी सीड हमें देने में। हाई यील्ड वैरायटी सीड, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन तीनों चारों का कॉम्बिनेशन मॉडर्न फार्मिंग एक्टिविटीज में, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारी यील्ड बढ़ सकती है, हायर यील्ड, क्योंकि लैंड हमारे पास एक रिसोर्स है जो फिक्स रिसोर्स है, वो बढ़ नहीं सकता। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट कहां पे हुआ? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। पालनपुर जो कि हाइपोथेटिकल विलेज है, बट वो भी हमें किया कहां दिखाया गया? वेस्टर्न यूपी में, इसलिए वहां पे मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक के थ्रू यील्ड को बढ़ाया गया है। We are the first to introduce, first to try out modern farming methods in India. The farmer in this region sets up tubewell for irrigation. इन्होंने ट्यूबवेल लगाई, हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया। सम ऑफ देम ब्रॉट फार्म मशीनरी, कुछ ने फार्म मशीनरी भी ले गए जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर्स, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग कम थी। अगर हम मैनुअल लेबर की बात करें तो एक बीघा को जोतने में जितना टाइम लगता था, आज उतने ही टाइम में मशीन के द्वारा 50 से 100 बीघा जोत रहे हैं उसी टाइम में। तो ये भी एक यील्ड बढ़ाने का एक तरीका है। प्रूविंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, देखो फास्ट किया इसने हमें। ये जो ट्रैक्टर्स वगैरह मशीनरी आई उसने टाइम कंज्यूमिंग कम की, और जो हमारा जो प्रोडक्शन का सिस्टम था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सिस्टम था, फार्मिंग प्रैक्टिस उसको तेज किया। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, तो अनाज की हमारे पास एक अच्छी जो गेहूं की जो पैदावार थी वो ज्यादा होगी। इन पालनपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल, जब हम पारंपरिक तरीके को यूज कर रहे थे, पारंपरिक तरीके से 1300 किलो पर हेक्टेयर का हमारे पास एक यील्ड थी, बट जब हमने मॉडर्न फार्मिंग जो प्रैक्टिस थी वो की, तब हमारे पास 3200 किलो पर हेक्टेयर के तहत हमारे पास यील्ड हुई। देयर आर लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, लार्ज इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में। देखो
1300 से 3200, मतलब मोर देन 100%, और मतलब एक दुगने से भी ज्यादा, 2.5 गुना लगभग हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ गया। फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेलिंग। अब पहले क्या था कि जितना अनाज होता था, जो छोटे फार्मर्स थे वो तो जनरली अपने घर के परिवार के भरण पोषण पे ही अपना गेहूं उगाते थे, मार्केट में सेल नहीं कर पाते थे, बट अब उनका यील्ड बढ़ गया, तो कंजम्पशन तो सेम है, कंजम्पशन सेम है, तो उनके पास जो सरप्लस बचता था उनको वो मार्केट में सेल कर देते थे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। मतलब अब एक ज्यादा पैसे की जरूरत थी, क्यों? क्योंकि मशीनरी वगैरह जो यूज कर रहे थे हम मॉडर्न फैसिलिटीज में, पेस्टिसाइड थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, ये सब। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड? मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है एक साल में ज्यादा फसल लेना, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड का मतलब है कि एक जो हम लैंड यूज कर रहे हैं उसमें ट्रेडिशनल मेथड यूज ना करके मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जैसे कि हमारे HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, मॉडर्न मशीनरीज, उनका यूज करके हम जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो ये सब हम देख सकते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बताया गया, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में कि ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, क्या उसकी जरूरत थी, किस तरीके से उसने इंडिया को बेनिफिट किया, ये सब हम पढ़ेंगे आगे चल के। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स डू द फार्मर यूज। अब फार्मर क्या यूज करते हैं, राइट अ नोट। अगर हम फार्मिंग मेथड की बात करें तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल या मिक्स्ड। अब आजकल जो बात है कि मॉडर्न डेज में हम क्या बात कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मर की बात करते हैं, हम जीरो बजट फार्मिंग की बात करते हैं, तो हम आजकल क्या, हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस पे जोर दे रहे हैं, मिक्स फार्मिंग पे, कि कुछ हम मॉडर्न और कुछ ट्रेडिशनल। अगर हम ऑटोमेटिकली सबका सब ट्रेडिशनल में चले जाए तो हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अगर हम पूरा पूरा मॉडर्न में चले जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर और इन सब से हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या हो सकता है? सोर्स ऑफ इरिगेशन ट्यूबवेल तो है ही, उसके बाद में कैनाल्स हैं हमारे पास, जो नदी नाले हैं वो जो इरिगेशन के लिए यूज होते हैं वो भी है हमारे पास, और मानसून तो है ही, रेन रीजन। हाउ मच कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड? वेरी लिटिल, नियरली हाफ, और मेजोरिटी ऑल। हम ये कहेंगे कि 40% अगर है तो वेरी लिटिल तो नहीं है, बट नियरली हाफ है। नियरली हाफ हमारा जो कल्टिवेटेड लैंड है वो इरिगेटेड है। फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन इनपुट्स? इनपुट्स कहाँ से आएंगे? वो मार्केट से आएंगे, कुछ मार्केट से आएंगे, कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जैसे कि यूरिया सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो ये सब यहाँ से आएंगे। विल लैंड सस्टेन, मतलब उस चीज को क्या लैंड सस्टेन कर सकती है, करेगी? देखते हैं। लैंड बीइंग द नेचुरल रिसोर्स, लैंड इज नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। नेचुरल रिसोर्स है तो उसका यूज भी हमें साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा। और साइंटिफिक रिपोर्ट क्या इंडिकेट करते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है वो ओवर यूज हुए। ओवर यूज कहाँ पे? हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में ओवर यूज। केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया, तो उससे दिक्कत क्या आई कि इन मैनी रीजन्स ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड। ग्रीन रिवोल्यूशन जो था वो एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी उससे क्या हुई? डिक्रीज हो गई फर्टिलाइजर के यूज से। और कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर जो था, ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज ट्यूबवेल के थ्रू, उसने क्या किया? वाटर टेबल को हमारी डाउन कर दिया। इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ, एक तो सॉइल फर्टिलिटी का लॉस हो गया हमें, एक केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से। क्या किया इसने? केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा यूज ने इसको डेजर्टिफिकेशन की ओर धकेल दिया, और ट्यूबवेल से जो इरिगेशन हो रहा था उसने डिप्लीट किया, मतलब हमारे वाटर टेबल को जो है घटा दिया। इन्वायरमेंट रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर बिल्ट अप ओवर एरिया, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है, ये बहुत साल लगते हैं, इनको 1000 साल तक लगते हैं एक सोइल को फॉर्म होने में। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर। एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय होगा तो इसको रिस्टोर करना एक बहुत ही टफ टास्क है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए अगर हम फ्यूचर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में करते हैं तो। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। ये फार्मर की पिक्चर है। अब ये आप देख सकते हैं कि मल्टीपल क्रॉप्स इसमें है, ग्रीन और येलो में। ये मल्टीपल क्रॉप्स के एरिया, ये बड़े फार्म है, जो बड़े फार्मर्स हैं उनके लैंड होल्डिंग्स हैं, ये स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लैंड होल्डिंग्स हैं, ये मीडियम फार्मर्स हो सकते हैं उनके लैंड होल्डिंग्स हैं। तो एक सबका एक मिला जुला यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है। तो इसको हम समझते हैं, जैसे ये वाले जो फार्मर्स हैं ये बड़े फार्मर्स हैं जिनकी 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन रही होंगी। ये जो फार्मर है ये थोड़े मीडियम है, मतलब 2 to 10 हेक्टेयर मीडियम हो सकते हैं, या फिर इसके बाद और ज्यादा थोड़ा सा, मतलब कि मार्जिनल और स्मॉल नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं
इसका मतलब है जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, वो हमारी कंट्री में 86%। एक बड़ा तबका जो हमारे फार्मर्स का है वो क्या है, छोटे फार्मर्स है, छोटे और मझले फार्मर। तो ये देखने वाली बात है कि पालमपुर में भी 80% जो लोग थे, एक तो कास्ट का जो डिवीजन है वहां पे, सोसाइटी का डिवीजन, लैंड होल्डिंग ज्यादातर अपर कास्ट के पास है, और दूसरी चीज की अगर लैंड होल्डिंग्स भी है तो हमारे पास छोटे फार्मर्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बिग फार्मर्स। अब हम यहां से देखेंगे कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर। यू मस्ट रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग, क्योंकि फार्मिंग के लिए लैंड तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, सभी के सभी लोग एग्रीकल्चर में एंगेज नहीं है। इन पालमपुर अबाउट वन थर्ड जो लोग हैं, लगभग 450 फैमिलीज की जो 1/3 है, मतलब कि लगभग 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स, मतलब कि 450 में से 150 लोग दलित्स हैं और उनके पास कल्टीवेशन के लिए कोई लैंड नहीं है। रिमेनिंग फैमिलीज, जो बची हुई फैमिली है, 240 फैमिलीज है जो कल्टीवेट करती है स्मॉल प्लॉट्स, वे स्मॉल फार्मर्स हैं। स्मॉल फार्मर्स का मतलब है जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज का लैंड होल्डिंग्स है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर, क्योंकि इतने कम अगर लैंड होल्डिंग्स है और परिवार के साइज अगर बड़े हैं तो आप कैसे उसमें गुजारा करेंगे, तो ये सब वो बताना चाह रहे हैं। यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, जैसे मैंने बताया कि आपके स्मॉल प्लॉट्स आप देख सकते हैं, दे आर कल्टीवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स क्वाइट लार्ज इन साइज। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज, मतलब मीडियम और लार्ज फैमिलीज की 60। अगर हम बात करें तो 450 परिवार वहां पे थे, जिसमें से केवल 60 जो फैमिलीज हैं वो क्या है, लार्ज फार्मर्स है, बाकी सब स्मॉल फार्मर्स है, या तो उनके पास लैंडलेस लेबर्स है। A few of the large families have extended, कुछ उनमें से भी वो है जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर्स भी हैं। अब ये देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे ये एग्रीकल्चर लेबर्स की बात हो रही है, फार्मर्स हैं, ये यहाँ पे फार्मर्स अपने जो बीज वगैरह है वो शो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ब्रोकअप, ये हमारे बैल वगैरह है, बैल वगैरह से ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही है, स्प्रे के थ्रू मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है, ट्रैक्टर्स आ गए हैं यहाँ पे। तो ये सब आप अगर देखें तो इस चीज से पता चलता है कि फार्मिंग का जो प्रैक्टिस करने का तरीका था वो किस तरीके से चेंज हुआ टाइम टू टाइम, ट्रेडिशनल फार्मर से मॉडर्न फार्मिंग की तरफ किस तरीके से बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कहाँ से आएगा। अब हम लेबर की बात करेंगे। After land, labor is the next necessary factor of production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers, along with their families, cultivate their own fields. Small farmers तो अपने आप ही अपना काम कर लेते, but thus they provide the labor requiring farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers. जो medium और large farmers है वो क्या करते हैं, लेबर को हायर करते हैं अपने यहाँ पे फार्मिंग करने के लिए। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, फार्म लेबर्स कहाँ से आते हैं हमारे पास, या तो लैंडलेस फैमिलीज हैं या फिर फैमिलीज जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है, कि उनका गुजारा उस लैंड में नहीं हो पा रहा, तो वो क्या करते हैं, बिग फार्मर्स जो है उनके पास लेबरर के थ्रू एक मजदूर बन के काम करते हैं, उनके साथ खेत कर रहे हैं तो उनको उसमें मजदूरी मिलती है। अगली पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली पिक्चर यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गाँव का एक मजदूर अपना जीवन यापन करता है, तो ये सब चीज आप समझ सकते हैं इससे। अब यहाँ पे चलते हैं क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड। क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड, इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर होम दे वर्क। वेज कैन बी इन कैश और इन काइंड क्रॉप, या तो वेज कैसे वो रिटर्न करते हैं, या तो वो कैश में पेड करेंगे या फिर वो एक आपको फसल ही दे देंगे। ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद भी, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब आपको अच्छे से दिखेगा। या तो वेज कैसा पेड होंगे, या तो वेज कैश में पेड होंगे या फिर वेज क्रॉप के थ्रू, जैसे कि अनाज दे दिया। आजकल जो रूरल फैमिलीज हैं, रूरल एरिया है जो भारत का, उसमें ज्यादातर क्या करते हैं कि लेबरर्स भी क्रॉप की डिमांड करते हैं, क्योंकि लैंडलेस लेबर है और उनको भी गेहूं की जरूरत है, तो गेहूं काटते हैं तो गेहूं ले लेते हैं उसी के थ्रू। समटाइम्स लेबर गेट मील्स, कभी कभी उन्हें खाना मिल जाता है वहीं पे ही। वेज आर वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, जो मजदूरी है वो रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। जो प्रोस्पेरस रीजन है वहां पे वेज ज्यादा होगा, जो थोड़ा सा गरीब रीजन है वहां पे वेज कम होता। क्रॉप टू क्रॉप, जैसे क्रॉप शुगर केन है, एक हार्ड क्रॉप है, ईयरली क्रॉप है, तो उसमें वेज थोड़ा ज्यादा होगा।
बाजरा ज्वार वगैरह है तो उसमें थोड़ा कम होता है। फार्म फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, एक फार्म एक्टिविटी जैसे बीज बोना तो उसका अलग वेज है, हार्वेस्ट काटना तो उसका अलग वेज है। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के साथ कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट का जो ड्यूरेशन है वो ईयरली नहीं होता, हमेशा नहीं होता। लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस, और या तो वो डेली बेसिस पे काम करेंगे या फिर फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, या फिर कोई एक फार्मर एक्टिविटी जैसे हार्वेस्टिंग, या फिर होल ईयर्स। कुछ कुछ मजदूर ऐसे हैं जो पूरे साल भर काम करते हैं और किसी के साथ मिलकर, बड़े फार्मर के साथ मिलकर साल भर तक उनके साथ काम करते हैं। डाला के एक बारे में एक एग्जांपल दिया है इसमें, डाला इज लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। दिस मींस ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, वो हमेशा देखना पड़ेगा उसको कि डेली वेज पे काम करता है। द मिनिमम वेज फॉर फार्म लेबर सेट बाय गवर्नमेंट, 300 रुपए गवर्नमेंट ने सेट किया, बट डाला गेट्स 160। क्यों? क्योंकि डिमांड वेज की ज्यादा है, डिमांड वहां पे जॉब की ज्यादा है, बट सप्लाई जो है वो सप्लाई उससे भी ज्यादा है। डिमांड क्या है? डिमांड जो है, डिमांड तो कम है वहां पे, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। आपने सुना होगा कि कम लोगों की जरूरत है, ज्यादा लोग काम करते हैं, मशीनरी ज्यादा आजकल आ गई तो लेबर्स की जरूरत ज्यादा नहीं होती। तो इस वजह से वहां पे क्या है कि डिमांड जो है लेबर्स की वो कम है और लेबर जो है ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो वेज है वेज भी कम है। अब हम आगे चलेंगे। इसकी वजह से क्या है वहां पे कि एक हैवी कंपटीशन है, इसकी वजह से लेबर में एक हैवी कंपटीशन है वर्क के लिए। लेबर फार्म लेबर्स वहां पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है, सो पीपल एग्री टू वर्क। पीपल वहां पे जो लोग हैं वो कम वेज में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। डाला कंप्लेन्स अबाउट दिस सिचुएशन टू रामकली। रामकली को उसने बताया जो अनदर फार्म लेबर, वो डाला रामकली पोरेस्ट पीपल ऑफ द विलेज। तो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे, यहीं तक आज हम डिस्कस करेंगे, और अगला जो हमारा जो क्लास होगी इसी चैप्टर पे तो कैपिटल के बारे में बात करेंगे और आगे हम और बढ़ेंगे। इसकी अगर मैं बात करूं कि वाई फार्म लेबर्स लाइक डाला एंड रामकली आर पुअर, क्यों? क्योंकि वो लैंडलेस भी है। पहली बात तो कि वो लैंडलेस है, उसके बाद वेज जो है, वेज वगैरह जो है वो लो है, इस वजह से वो पुअर है। गोसाईपुर एंड माजुली आर टू विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। आउट ऑफ टोटल 850 हाउसहोल्ड इन टू विलेज, देयर आर मोर देन 250 men who are employed in रूरल पंजाब एंड हरियाणा, और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर। अब क्या हो रहा है कि नॉर्थ बिहार का जो 2 गांवों के बारे में जिक्र किया गया, यहाँ से लोग माइग्रेट हो गए, कहाँ गए? पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर, काम के सिलसिले, क्योंकि वहां पे जो लेबर थी उसकी सप्लाई तो बहुत ज्यादा थी पर डिमांड बहुत कम थी। इस वजह से सच माइग्रेशन कॉमन इन मोस्ट विलेजेस, ऐसा माइग्रेशन बहुत कॉमन है। Why do people migrate? Can you describe based on imagination the work that migrate of Gosaipur and Majuli might do at the place of destination? अब जो लेबरर्स हैं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि माइग्रेशन क्यों होता है। माइग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि जो जॉब है वहां पे अवेलेबल नहीं है, और उस लेवल की अवेलेबल नहीं है कि वो अपना भरण पोषण कर सके। पहली बात तो इस जगह के जो लेबर है वो स्किल जो है उनकी वो ना के बराबर है, तो अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर कैसा काम करते हैं? मजदूरी का। मैनुअल वर्क को ज्यादातर प्रीफर करते हैं। आपको पूछा गया कि किस तरह का काम क्यों करते हैं माइग्रेट? क्योंकि जॉब की अवेलेबिलिटी उस रीजन में बहुत कम है, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं उस रीजन में जहां पे जॉब की अवेलेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके बाद जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये चैप्टर, पहला चैप्टर पूरा करेंगे, और इसके साथ ही साथ अगली क्लासेस में इकोनॉमिक्स को पूरा करेंगे। 9th क्लास की पहले, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th एनसीईआरटी। उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड बुक के साथ जाएंगे, और स्टैंडर्ड बुक के बाद हम फिर एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज लगाएंगे, तो हम आसानी से हम निकल पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई भी आपको डाउट्स है, क्यूरी है, कोई भी आपका जो सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बता सकते हैं अपने दोस्तों को। और मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर आपको कुछ चेंज चाहिए या इसी तरह का, तो अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, तो बता सकते हैं मुझे सलाह, आपकी फीडबैक्स मोस्ट वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। विवेक खेवाल साइनिंग ऑफ।